हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसको हम कहते हैं कि रेखाओं के जो गुण होते हैं, है ना, कि रेखाएं किस किस रूप से कार्य कर सकती है, उसी पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज का। ये एक्सरसाइज है 3.2 का इंट्रोडक्शन हम वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर। और इसी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बच्चों कि रेखाओं में किस किस प्रकार के गुण होंगे, है ना, रेखाएं किस प्रकार से हल देगी, किस प्रकार से नहीं देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लास 11th क्लास 12th और मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप जब भी जहाँ पर भी मैथ्स का यूज़ करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पर इन समीकरणों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको और ये बात अगर आप समझ गए तो ये समझ लेना कि आप बहुत कुछ समझ गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, और देखते हैं यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं हम कि पहला टॉपिक हमारे पास क्या दिया गया है। तो पहले टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पहला टॉपिक में दिया गया बच्चों कि पहला टॉपिक को ध्यान से देखना। कहता है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ये बात हम पढ़े हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रेखा अगर किसी मार्ग में से या किसी भी प्लेन में गुजर रही है, किसी प्लेन समतल में ही गुजरेगी रेखा, रेखा कभी भी समतल में ही होती है। ठीक है, और रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है? अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, मान के चलिए अगर मैंने कहा ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब ध्यान से, ये अगर मैंने एक रेखा को ड्रॉ किया तो सिंपल सा हम कह सकते हैं बच्चों, सिंपल से एक बात कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर इस बात को आप देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास और एक रेखा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट, वैसे तो ये क्या हो गया हमारा, अच्छे से रेखा ड्रॉ नहीं कर पाए हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ये रेखा ड्रॉ कर दी है। फिर और मैं रेखा को ड्रॉ करना चाहूँगा तो ये एक रेखा ड्रॉ हो जाएगी। चलिए बात समझिए। ठीक है, ये रेखा मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। रुक जाइए एक सेकेंड, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक, थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं हम, थोड़ा अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब इस रेखा को भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ लेते हैं कि बात को। चलो देखिए क्या कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई रेखा है, पहली कंडीशन में समझना, ये एक रेखा है। अब मैं कहता हूं ये भी वही रेखा लेके चले जाता हूं मैं, और ये भी वही रेखा लेके चले जाता हूं। ये पहला चित्र हो गया आपका। दूसरा हो गया, ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, और ये तीसरा चित्र है। बात समझना। अब मैं कहता हूं या तो रेखा इस पे, या तो क्या होने वाली, देखो या तो रेखा, देखो एक रेखा इसे चली गई, या तो इसके बाद दूसरी जाने वाली रेखा या तो ऐसी चले जाएगी। इसका मतलब ये ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी, कैसी भी जा सकती है। कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो कि नहीं? यानी फर्स्ट रेखा अगर आपने ऐसी ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ कर दिया पहली रेखा, तब कह सकते हो तो दूसरी रेखा ऐसी कट कर सकती है, इसको ऐसी कट कर सकती है, ऐसी कट कर सकती हैं, ऐसी कर सकती है, ऐसी कैसी भी कट कर सकती है, इसको कर सकती है ऐसी, ये ऐसी 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 कुछ भी कर सकती है। बट लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको एक पॉइंट पर काटेगी। देखो जैसे इसने काटा, इसने काटा, इसने काटा, वैसे ही एक रेखा अगर आपने ड्रॉ किया, दूसरी रेखा ड्रॉ करोगे, अगर इसका नाम दिया मैंने एम, तो दूसरी अगर मैंने एल ड्रॉ किया, तो किसी ना किसी पॉइंट पर, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये क्या करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये इंटरसेक्ट करने वाली है ना। थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन पर, देखिए पर, ये देखो यहाँ पर काटेगी। अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूँ, ध्यान से देखते चलिए, बस सिर्फ लाइन को समझना है ना। या तो हो सकता है दूसरी रेखा ऐसी चली जाए, अब देखो या तो समांतर चले जाए, मतलब दोनों रेखाओं के बीच की ये एम हो गई और ये एल हो गई। दोनों रेखाओं के बीच की हमेशा डिस्टेंस थोड़ा कम ज़्यादा दिख रही, पर ऐसा होगा नहीं। क्या होगा, ये दोनों रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी प्रत्येक बिंदु के बीच की। तो रेखा समांतर भी जा सकती है। ठीक है, वो चाहे इधर से पास से जाए चाहे दूर से जाए, वो समांतर जा सकती है। या तीसरी एक बात ये हो सकती है
कि एक रेखा के ऊपर ही, है ना, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा चले जाए। मैं कहता हूँ पहली रेखा थी, इसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, दूसरी रेखा को ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने कहा कि ये दूसरी रेखा हो सकती है, कि एल भी यहीं पर है और एम भी यहीं पर है। इसका मतलब एक बात कह सकते हैं, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है हमको कि देखो, अगर कोई एक रेखा है उसको दूसरी रेखा काटेगी तो किसी एक बिंदु पर ही काट सकती है, या तो क्या हो जाएगी, दोनों समांतर हो जाएगी। समांतर होती है इसका मतलब वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है। तीसरी बात, या तो वो कैसे हो जाएगी, समपाती। देखो समपाती बोलते हैं मतलब एक के ऊपर एक चलने बैठ जाती है, क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। समपाती हो जाएगी, एक के ऊपर एक चलेगी, तो इससे क्या बात होगी कि इसको क्या करेगी, प्रत्येक बिंदु पर काटेगी। कौन से बिंदु पर काटेगी, प्रत्येक बिंदु पर काटेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। अब क्या बात कहूंगा बेटा मैं, कि आपको यहां पर एक समझ में आ गई कि अगर दो रेखाएं होती है तो या तो वो एक पॉइंट पर काटेगी, या तो क्या होगी, एक पॉइंट पर काटेगी, या तो किसी पॉइंट पर नहीं काटेगी, या तो किसी पर नहीं काटेगी, पर नहीं काटेगी, या तो देखो एक बिंदु, अब कितने रेखा कितने बिंदु से मिलकर के बनी होती है, बीच बताया था मैंने, अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। या तो अनंत बिंदुओं पर काटेगी, है ना, अनंत बिंदु पर काटेगी, क्योंकि एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, सभी बिंदु पर काट रही है, तो मतलब अनंत बिंदु पर काट रही है। बस समझ में आ गई। तो यही बात यहाँ कहा गया है, कहता है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। देखो ये एक बिंदु पर कैसे प्रतिच्छेद कर रही है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय होने का मतलब जैसे पुरुषोत्तम राम एक अद्वितीय पुरुष थे, अद्वितीय का मतलब उनके जैसे कोई दूसरा नहीं, तो वैसे इसके जैसे कोई दूसरा बिंदु हो सकता है क्या, नहीं, अद्वितीय बिंदु होगा। क्लियर है, ध्यान से देखिए, रेखाएं समांतर हो सकती है। देखो रेखाएं समांतर भी हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का हल नहीं होता है। अब देखो यार, जब ये क्या हो गया, समांतर हो जाएगी, किसी बिंदु पर काटेगी क्या, नहीं, जब काटेगी ही नहीं तो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या होगा, जब काटेगी ही नहीं तो इसका मतलब है इसके कोई हल नहीं होंगे, ये कोई हल नहीं होगा। ये बात समझ लेना, जब रेखाएं क्या होती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका अद्वितीय हल होता है। उसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। उसके बाद रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों के कोई हल नहीं होते, इस बात को याद रखना। और रेखाएं संपाती हो सकती है, देखो संपाती भी हो सकती है, एक के ऊपर एक चल सकती है। संपाती होगी तब आप क्या बात कहेंगे बेटा, कि इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे। अब ध्यान से देखना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका मतलब ये है, देखो प्रत्येक बिंदु पर काटेगी तो अनेक हल होंगे। क्लियर बात हो गई, ध्यान समझ लो। यहां पर एक पॉइंट लिखा गया, ध्यान से समझना, असंगत वाला और ये संगत, ठीक है। वैसे यहां तो लिखा नहीं है, लेकिन अब एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। अब जहां पर आपको हल प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत हल देते हैं। कैसे हल देते हैं, संगत हल देते हैं। ये भी संगत देगा और ये भी संगत देगा। और जहां पर कोई हल प्राप्त नहीं होता वहां क्या देते हैं, असंगत हल देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बड़े आगे, अब देखते हैं यहाँ पे अब क्या दिया गया है, देखिएगा। अब दिया गया है रेखाओं के गुण, ये रेखाओं के गुण हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रेखा दिया गया, रेखा युग्म। अब ये रेखा युग्म दिए गए हैं। अब रेखा युग्म की अगर मैं बात करूं तो ये रेखा युग्म में पहला रेखा दिया गया x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा दिया 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब ये बात दिया गया है। अब इसको अगर आप अच्छे से समझे, और कहता है a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, एक कंडीशन दे करके रखिए, अनुपातों की यानी अनुपातों की तुलना दे करके रखिए, ग्राफी निरूपण देकर रखा है, बीजीय निरूपण देकर रखा है। इसका मतलब क्या क्या है, मैं आपको बहुत ही इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते चलिएगा। क्लियर है, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर देते हैं बहुत फास्ट, ठीक है। वैसे तो इसको क्लीन हम कर देंगे, ऐसा क्लीन कर रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 1 सेकेंड ओनली, ठीक, 1 सेकेंड। इसको क्योंकि पूरा ही क्लीन करना होगा हमें, तभी क्लीन होगा। चलिए अब हम इस बात को समझते हैं कि एक बात क्या क्या कही है उसने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 समझ नहीं आओगे भाई एक्चुअल में है क्या कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन रैखिक समीकरण, या रेखा रेखा युग्म है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरणों का व्यापक अगर हल देखे या व्यापक रूप देखे तो ऐसे होगा। देखो a x
प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के रूप का। ठीक, बात समझना अच्छे से। अब यहाँ बोल रहा हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़े, मतलब दो समीकरण होंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब एक बात समझिएगा, अब मैं कहूँ कि जब दो रैखिक समीकरण युग्म ले रहा हूं मैं बेटा, तो क्या उनको ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये तो समान दिख रहे हैं ना, इनको अलग अलग करने के लिए मैंने इसको नाम दिया a1x b1y और ये c1। ठीक है, ये a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई दोनों में फर्क क्या हो रहा है? मतलब यानी पे हमने जो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, जो हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, कोफिशिएंट है, इनको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू सॉरी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्लियर हो गया? क्या मैं इन समीकरणों को ऐसे लिख सकता हूँ? देखो पहले समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1x प्लस b1y माइनस, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो माइनस c1 कह सकता हूं, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। अगर इसको ऐसा नहीं लिखना चाहूं मैं, वैसे तो इसको बहुत कम ऐसा लिखा जाता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप इनको ऐसे याद नहीं रखिएगा, कोई मतलब नहीं है, ऐसा याद नहीं रखना, सिंपल सा ये याद रखेंगे। क्लियर? इसको मैं काट देता हूँ। ठीक, ऐसा याद रख लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन समीकरणों की यहाँ पर देखूँ, ये समीकरण, ये जो रैखिक समीकरण है, यही समीकरण ये भी दिए। अब देखो कि a1/a2 का मतलब है x और ये x का जो गुणांक दिए गए, कोफिशिएंट दिए गए हैं, इनका क्या हो जाता है, अनुपात। फिर b1/b2 यानी मतलब y के कोफिशिएंट का जो अनुपात है, उसके बाद क्या बोल देंगे, c1/c2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसको क्या बात कह रहा है, कहता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो मैं सॉरी, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मतलब a1 का जो a1 की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 1 है। तुलना कर दूंगा ना मैं, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि a1 की वैल्यू, देखो ये 1 रिपीट किया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखते चलिएगा, है ना, ये 1 हो गया हमारे पास, मिल गया 1, 1 मिल गया। उसके बाद अगर मैं a2 की वैल्यू देखूँ, मतलब कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये मिल गया हमारे पास 3। क्लियर हो गया? तो a1/a2 निकाल दिया। वैसे ही यहाँ देखो, अब ये b1 की बात करेंगे तो ये देखो पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर आने निगेटिव है तो हम निगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि निगेटिव आगे चिन्ह से लेके चलते हैं, तो -2 और ये +4। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे, देखो सी की तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 रख दो, और सी की वैल्यू देखो -20 तो -20। अब एक बात समझो, ये बात है क्या एक्चुअल में, इतनी बात को थोड़ी देर समझना, इनको थोड़ी देर रोक के रखो, बोला भी इन बातों को थोड़ी देर रुक जाओ, इन बातों को हम बाद में करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, अनुपातों यानी अनुपातों की तुलना देखते हैं, तो क्या कहता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कब होगा, जब दो रेखाएं, ध्यान से देखना, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कैसी करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ऐसा टर्म होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कैसी करेगी, प्रतिच्छेद करेगी किसी बिंदु पर, तो आप इन अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखो इतनी बात हो गई, तो बीजीय निरूपण में देख सकते हैं केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, केवल एक हल होता है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ इसके कैसे हल होते हैं, तो संगत हल होते हैं, मैंने एक बात बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दो रेखाएं समपाती हो जाए, कैसी हो जाए, समपाती हो जाए, यानी एक के ऊपर एक चले जाए। ठीक है, तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये रेखाएं समपाती होती है तब ये वाला प्रतिबंध काम करेगा। ठीक है, और अपरिमित रूप से कितने हल होने वाले, अनेक हल होने वाले हैं, और इसके भी कितने हल होंगे, तो देख लीजिए, संगत हल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद यदि रेखाएं समांतर हो जाए, उसके बाद क्या बोलता है, रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए। देखो ये समांतर हो गया, जब रेखाएं समांतर होंगे तो इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c इज नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है? तब देखिए यहाँ पर इसके कोई हल नहीं होगा, यानी सब समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, हमने भी बताया था आपको। अब मैंने ये रैखिक समीकरण को बता दिया, अब तुलना करना बता दिया, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये समीकरण युग्म कैसा है, ये प्रतिच्छेद रेखा, यानी कि एक किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे सरल रेखाओं के समीकरण है। क्यों है, देखो a1/a2 की वैल्यू देखोगे तो ये 1/3 है। ध्यान से देखिएगा कितना है ये बेटा, ये 1/3 है, हो गया 1/3। अब देखिए इक्वल टू लगा देता हूँ, लेकिन देखो b1/b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
2/4। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू माइनस, इसको अगर मैं कैंसल आउट कर दूं तो 1 कितना आएगा 2। एक तो पहली बात तो यहाँ समझ में आ गया था, काटने पीटने की जरूरत नहीं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब ये दोनों कैसे हैं? सरल रेखा का समीकरण तो है, लेकिन कैसे हैं? प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिए, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो A1 देखो ये कितना है, ये है हमारे पास 2/4। इसका मतलब आप इस बात को कह सकते हो कि ये कितना है 1/2 है। क्लियर है? कितना है 1/2 है। दूसरी बात ये 3/6 है। 3/6 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब ये भी 1/2 है। दोनों 1/2 मतलब बराबर मिल गई वाली कंडीशन। लेकिन देखिए माइनस से माइनस भी कट गया। देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब 1/2, मतलब तीनों चीजें बराबर हो गई। इसका मतलब ये रेखा कैसी है? समपाती होती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये 1/2 है, ठीक है, ये 2/4 है, मतलब इसको 1/2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक, अब देखो माइनस से माइनस कट भी गया, लेकिन 4 एकम 4 और 4 तिया 12। देखो 1/2 लेकिन 1/3 नॉट इक्वल वाली कंडीशन आ गई। तो रेखा कैसी है? ये रेखा कैसी है? हमारी समांतर रेखाएं है, और इसके क्या हो जाएंगे? कोई हल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मैं आपको एक टेबल बना के बता रहा हूँ, इतनी सारी सब चीजों को याद रखने का जो तरीका होगा वो क्या होने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं जो टेबल बना रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझ लेना आप, मैं क्या क्या बात बताने वाला हूँ उस बात को अगर आप ध्यान से समझ गए तो पूरा आपका चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। मैं कहूँगा ठीक, अभी ध्यान से देखते चलिएगा एक एक बातों को, है ना। पूरी कंडीशनों को आपको ध्यान से चलना है लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं उस बात को समझते चलिएगा आप कि हम क्या बोलने वाले थे। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर मैं रेखाओं की बात कहूँगा तो या तो एक रेखा ऐसी जा रही है और दूसरी रेखा ऐसी जा रही है, तो प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन हो गई। दूसरी बात, या तो रेखा एक ऐसी हो जाएगी समपाती, मतलब एक के ऊपर ही एक चले जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात, या तो रेखा एक ऐसी होगी समांतर होने वाली है, या तो रेखा कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसका मतलब इन रेखाओं को कौन सी रेखा कहेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखा। छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? समपाती रेखा। इस बात को याद रखना, समपाती रेखाएं। इस बात को हम कहेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं याद रखना। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब कितने हल होते हैं? अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल। समपाती रेखाओं के अनेक हल। अनेक हल। उसके बाद समांतर रेखाओं की बात करेंगे तो समांतर रेखाओं की अगर हम बात करेंगे तो समांतर रेखाओं के कितने हल होंगे बेटा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, समपाती रेखा कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। इसका प्रतिच्छेदी रेखाओं के अद्वितीय हल होते हैं, समपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, जबकि समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अद्वितीय रेखाएं देखूंगा तो इसका जो प्रतिबंध होगा, या ध्यान से देख ले थोड़ा सा। पहले अद्वितीय हल, हल हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी हल है, यहाँ पर हल नहीं है। जब हल प्राप्त होंगे मतलब आप कह सकते हैं कि ये कौन सी रेखा है, तो ये संगत है। इनके हल कैसे होंगे? संगत हल होंगे। संगत हल, इसका भी संगत हल, और इसका क्या हो जाएगा? असंगत हल। असंगत हल हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जिसमें हल आएंगे उसके संगत हल होंगे, और जिसमें हल नहीं आएगा उसका असंगत हल होगा। क्लियर है? इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, प्रतिबंध देखते हैं। तो प्रतिबंध क्या होगा इसके लिए? प्रतिबंध होगा A1/A2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा। यहां पर याद रखना A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब यहाँ पर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही बराबर होने हैं किसमें, संपाती रेखा में। और यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि तीनों जो मान हैं वो बराबर नहीं होते, पहले मान बराबर होते लेकिन लास्ट के दो मान बराबर नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कहीं प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो रेखाएं कैसी होती है, रेखाओं के चित्र दिखाएंगे देंगे, फिर रेखाएं पहली रेखा प्रतिच्छेद होगी तो उसके अद्वितीय हल होंगे, संगत हल होगा। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये दूसरी रेखा है जो संपाती होती है, एक के ऊपर एक चलती है, इसके अनेक हल होंगे, संगत हल आएंगे इसके, और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीसरी कंडीशन आप देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, कोई हल नहीं होगा इनका, है ना। और क्या हो जाएगा, जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, असंगत हल होंगे, और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 वाला प्रतिबंध देगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है, और यही चीजें क्या होंगी आगे जो आने वाली एक्सरसाइज है, यानी हमारी 3.2 है उसमें हल करने में काम आएगी। इनके इक्वेशन भी दिख रहे होंगे आपको, जो इक्वेशन यूज किए गए हैं वो इक्वेशन कौन कौन से हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, है ना, ये इक्वेशन हो गया। उसके बाद संगत रेखाओं के लिए इक्वेशन हो गया, और समांतर रेखाओं के लिए इक्वेशन हो गया। आप इन बातों को याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी, क्या पढ़ाना चाह रहा था मैं और क्या चीज हो रही है। क्लियर है? इसके बाद जब मैं इसका क्या पढ़ाने वाला हूँ, प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, तो इसमें आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, मजा आएगा आपको पढ़ने में आगे। अगर आपको पहले प्रश्नावली को पढ़ना तो इस वीडियो को ना स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।